बेटा ये आपकी वर्कशीट 56 है और ये है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। जब ये वर्कशीट समझोगे आपको इसका टॉपिक समझ आएगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा इस वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं। देखो, आप लोग ग्राफ बनाते हो मैथ में, ठीक है, ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हो आप। ये हम ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, ओ मानते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश यहाँ पर होता है। तो आप किस तरीके से साइंस, ये जो चिन्ह होते हैं उनको किस तरीके से लेते हो? जो ज़ीरो के इस साइड हैं, इस साइड जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, जमा की होगी, धनात्मक एक्स की, और इस साइड जो भी होगी बाएं हाथ को वो इस साइड वाली घटा की होगी। अब वाई पे आओगे, ऊपर जो होता है वो प्लस का होता है और नीचे जो होता है वो माइनस का होता है। तो इसी बेस पर जिस तरीके से ग्राफ बनता है उसी हिसाब से हम दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बनाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण आपको पता है, इसकी जो उभरी हुई सतह होती है उस पर पॉलिश की होती है, और ये इसका ध्रुव है जिसको कि हम P पॉइंट से लिखते हैं। P ये ध्रुव है यहाँ पर बीचों बीच, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट है वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। बाईं मतलब उल्टे हाथ पे। अगर ये दर्पण है आपके सामने तो ये लेफ्ट है इसका बायां, और ये वाली साइड इसकी दाईं है, राइट है ये। तो वस्तु को हमेशा हम किस साइड रखेंगे? लेफ्ट की साइड पर, ठीक है बेटा। हमेशा वस्तु यहाँ रखी जाएगी। अब उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, वो आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। फोकस पे भी हो सकता है, सी पर भी हो सकती है चीज़, सी और एफ के बीच में भी हो सकती है जो वस्तु है। वो आपको उस वर्कशीट, उस वाली पहली वाली वर्कशीट में से समझ लेना आप। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया दर्पण का ध्रुव क्या है। जो इसके बीचों बीच बिंदु होता है उसको हम P, इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और सारी दूरियां P से नापी जाती हैं। ये जो P है इससे दूरियां नापी जाती हैं। अगला पॉइंट है, ध्रुव के दाईं ओर प्लस की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे ये ध्रुव है P, ये लेफ़्ट साइड है, मैंने अभी आपको बताया, और ये राइट साइड है। तो इसके जो दाईं ओर है, मतलब जो ये राइट साइड है, उसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, जमा की होंगी। जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया था, इस साइड सारी, अगर मान लो आपने दर्पण को यहाँ रखा है, दर्पण को मैंने यहाँ रखा है, तो ये जो पॉजिटिव सारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं, इस साइड नेगेटिव, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ग्राफ पेपर को अपने ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के ऊपर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी और जो नीचे होंगी वो ऋणात्मक होंगी। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये अवतल दर्पण का हमें दिखाया हुआ है। देखो, ये अवतल दर्पण है MN, ठीक है, MN इसका कर्वेचर है। फिर जैसे इन्होंने यहाँ पर वस्तु रखी हुई है AB, ये आपको AB वस्तु दिखाई गई है, ये रखी गई है, और ये बाईं साइड है दर्पण के, इधर बाईं साइड है ये, और ये दाईं साइड है, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे, यहाँ पर देखो इन्होंने एक एक पॉइंट को उठाते हैं। मान लो ये वस्तु है AB, जो ये AB वस्तु दिखाई हुई है, देखो, और हमेशा हमें इसके ध्रुव से दूरियां नापनी है। तो यहाँ पर एरो लिखाया हुआ है, बाईं ओर की दूरी घटा में होगी, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव में होगी, ऊंचाई नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगी, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगी। बस हमें ये ध्यान रखना है। अब आगे जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, याद रखने योग्य बिंदु। इसको आपने ध्यान रखना है। दर्पण से वस्तु की दूरी U सदैव ऋणात्मक होगी। वो क्यों ऋणात्मक होगी बेटा? मान लो मैंने ये अवतल दर्पण बनाया एक, ठीक है, इसका ये जो मुख्य अक्ष है ये है। आपने जो अभी पिछली 55 नंबर की हमने वर्कशीट करी थी, उसमें हमने वस्तुओं की अलग अलग स्थितियां करी थी 6। अगर वस्तु अनंत पर है,
सी से परे है, सी पर है, सी और एफ के बीच में है, एफ पर है, या एफ और पी के बीच में है। ये 6 हमने स्थितियाँ पढ़ी थी कि अगर इन जगहों पर हम बिंब, वस्तु को हम बिंब भी कह देते हैं, अगर हम इन स्थितियों में, इन पोजीशंस पे बिंब रखते हैं, मीन्स वस्तु रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और क्या होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, जो सवाल होते हैं दर्पण के ऊपर बेस्ड वो कर पाओगे। इस पर ध्यान देना है। दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से जो वस्तु की दूरी है उसको u से दिखाना है। मान लो ये हमारा फोकस है F, ये हमारा C है वक्रता केंद्र, और मान लो वस्तु इन दोनों में से किसी के बीच में है, C और F के बीच में है। तो ये जो दूरी है दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण के ये जो अक्ष है, ध्रुव है, उससे जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होगी। उसको U बोलेंगे और वो हमेशा नेगेटिव होगी। ऋणात्मक क्यों होगी बेटा, नेगेटिव क्यों होगी? मैंने अभी आपको बताया, उल्टे हाथ पे सारे जो निशान हैं वो घटा के लेने हैं। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी हमें पता है F और P के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और क्योंकि वो बाई साइड पे पड़ती है तो वो भी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है। और थर्ड है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब बेटा आप उत्तल दर्पण के बारे में देखो, उत्तल दर्पण हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, इसका फोकस यहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ होगा, वो हमेशा राइट साइड में होंगे। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये हमेशा फोकस दूरी हमेशा इसकी पॉजिटिव आएगी, जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है। अब हमें गोलीय दर्पण का आवर्धन, अब आवर्धन क्या चीज़ होती है वो अभी हम पढ़ते हैं। आवर्धन जो है, आवर्धन क्या है बेटा? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात है और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बनती है उसकी ऊंचाई, और बिंब, बिंब मैंने आपको बताया है वस्तु। तो देखो m कैसे निकलता है, आवर्धन बोलते हैं m को, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं इंग्लिश में। तो वो कैसे निकलता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, कि भाई कितना ऊंचा प्रतिबिंब बना है वो ऊपर लिख दो, और जो बिंब है मतलब वस्तु है उसकी ऊंचाई लिख दो, तो उससे हमारा आवर्धन निकलता है। आवर्धन मतलब कि वो जो हमारा दर्पण है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है। ठीक है, वो किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखा सकता है या छोटा करके दिखा सकता है, उसको हम आवर्धन बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या दिए हुए हैं? यदि m का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर इन्होंने m नहीं लिखा, यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वो कह रहे हैं अगर हमने इस फॉर्मूले से m की वैल्यू निकाली और वो आई नेगेटिव, ऋणात्मक आई, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये आपको याद करना है। और यदि m का मान पॉजिटिव आया, अगर बाई चांस ये पॉजिटिव आ गया, तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। ये तो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा। जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक होता है, मतलब रियल, और जो आभासी होता है, मतलब जो एक्चुअल में बनता नहीं है, हमें लाइनें मिलानी पड़ती हैं आगे बढ़ा के, तो वो हमेशा सीधा बनता है। अब अगला पॉइंट है, यदि m 1 आ जाए, इस फॉर्मूले में रखने से यदि m की वैल्यू 1 आ जाए, तो इसका मतलब है जितना बिंब है ना, जितनी वस्तु है उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। जितना ऊंची वस्तु है उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इमेज बनेगी। और अगर m 1 से बड़ा है, अगर m 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा, मतलब बड़ा बनेगा। आवर्धित मतलब बड़ा, मैग्नीफाई हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। और अगर m की, अभी m की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी बेटा? इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, कि m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अगर m 1 है तो वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 बराबर होगी। m 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, m 1 से छोटा आता है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण जो एक प्लेन होता है, हमने मतलब जैसे ये अवतल है, ठीक है, ये उत्तल है, और ये समतल दर्पण है जो मैं ये दिखा रही हूँ। जैसे हमारा शीशा समझ लो जो घर में हम देखते हैं, तो उसका आवर्धन +1 होता है हमेशा। ठीक है, जमा का 1, और जमा का 1 मतलब m = 1 का मतलब है जितनी वस्तु है उतनी उसकी ऊंचाई पर होनी चाहिए प्रतिबिंब की।
अब अगला है उत्तल दर्पण के लिए सदैव एक से छोटा व धनात्मक होता है। जो उत्तल दर्पण है ये वाला, इसके लिए m की जो वैल्यू होती है हमेशा एक से छोटी होती है और धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। वो हमने देखा था अभी क्यों होती है पॉजिटिव। और यदि m एक से बड़ा है और धनात्मक है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने m नहीं लिखा हुआ, यदि m एक से बड़ा भी है और धनात्मक भी है, पॉजिटिव भी है, तो हमेशा अवतल दर्पण होगा। और अगर उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा बेटा, ये तो अवतल की बात हो गई, ये हमें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं अपने दिमाग में। और जो उत्तल होगा उसके लिए एक से छोटा भी होगा और माइनस का भी होगा उत्तल के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स। चलो बेटा एक मिनट, एक ये हमें एक दर्पण सूत्र दिया हुआ है, इसको याद कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर फिर करेंगे। 1/f = 1/v + 1/u, ये हमें याद करना है। इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला, जिसमें v हमें पता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है दर्पण से, और f जो है फोकस दूरी है। कहने का मतलब ये है, अगर हम ये मान लो अवतल दर्पण लेते हैं तो ये इसका मुख्य अक्ष ये हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया या केंद्र हो गया दर्पण का। जो दर्पण की बिंब से दूरी है, मान लो हमने ये C है, मान लो मैंने C पर रखी वस्तु, हमें याद करना है कि अगर हम वस्तु C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है वस्तु। इसके लिए आप 55x वो देख लेना वर्कशीट, ठीक है। तो ये जो दूरी है U, ये माइनस की होगी, U मतलब वस्तु की दूरी, और V होता है प्रतिबिंब की दूरी। जैसे इस केस में ये वस्तु है AB और ये नीचे जो बना है वो प्रतिबिंब है, A' B' करके दिखा देंगे हम। तो U जो हो गया AB की दूरी हो गई, और जो V हो गया वो A' B' की दूरी हो गई, और F जो है वो फोकस दूरी है। फोकस दूरी मतलब हमें पता है, अगर F ये है फोकस जिसे कहते हैं, तो फोकस और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आपको ये दर्पण सूत्र भी याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण आपको बताया है कैसा होता है। समतल दर्पण मतलब ऐसा सीधा, ठीक है, इसकी एक साइड पॉलिश होती है, जो हमारे घरों में दर्पण होता है, उसका आवर्धन +1 है m, उसका मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 है। तो इसका क्या मतलब है, तो समतल दर्पण का आवर्धन प्लस का है तो इसका मतलब जो है प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर जमा की वैल्यू है m की तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और आभासी होगा, मतलब एक्चुअल में नहीं बन रहा होगा, वो हमें बनता हुआ लगेगा, और जो वस्तु के आकार के बराबर का ही प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखो। तो बेटा अभी हमने पीछे देखा था, -m की वैल्यू माइनस कब होती है, अवतल दर्पण में, ठीक है। और अगर वो 1 है तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान होगा, मतलब प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितनी वस्तु है। और क्योंकि माइनस का है अवतल दर्पण में, ये माइनस वैल्यू है, तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक होगा। तो ये उल्टा, वास्तविक, सीधा और आभासी, ये तो इकट्ठे ही चलते हैं। और m = 1 है तो इसका मतलब बराबर हाइट का होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आवर्धन +6 है, m की वैल्यू प्लस में है बेटा, ठीक है, तो बताओ दर्पण का नाम क्या है और प्रतिबिंब के गुण लिखो। तो अगर उसका आवर्धन +6 है तो अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब सीधा आभासी, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो सीधा और आभासी बनेगा, और m की वैल्यू 6 है, इसका मतलब ये वस्तु के आकार से 6 गुना बड़ा होगा। चौथा प्रश्न है, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा होता है तो दर्पण का नाम लिखो। अब वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए मतलब, मान लो हमने एक दर्पण रखा है, ये हमने उत्तल दर्पण लिया मान लो, तो वस्तु की स्थिति कोई भी हो सकती है, वस्तु अनंत पे भी हो सकती है, दर्पण के पास भी हो सकती है, थोड़ा दूर भी हो सकती है। तो बताओ कौन सा दर्पण होगा। और आवर्धन सदैव 1 से छोटा होगा, m की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, m > 1, तो दर्पण का नाम क्या है, तो दर्पण बनेगा उत्तल। प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा, क्योंकि m की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से बड़ी होगी तो मतलब वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, और m 1 होगा तो वस्तु के बराबर बनेगा। पांचवा न्यूमेरिकल है,
यदि v 10 है, u -5 है, तो m की वैल्यू निकालो। बेटा u हमें पता है, u जो होता है वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, ठीक है, और वस्तु की दर्पण से दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने का मतलब, क्योंकि ये हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। मान लो मैं अवतल दर्पण ही लेती हूँ, ये इसका पोल है। अगर वस्तु हमने यहाँ रखी है, ठीक है, तो वस्तु u हमेशा -5 आएगा, क्योंकि हमेशा उल्टे हाथ को ही वस्तु रखी जाती है। और v है 10, v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो m बताओ, हमें उसका मैग्नीफाइंग या आवर्धन, मैग्नीफाइंग वैल्यू या आवर्धन निकालना है। तो उसका सूत्र हमने पढ़ा था, m = प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु की दूरी -v/u। तो देखो बेटा, इसमें आप ये वैल्यू रखेंगे, इस m = -v/u। तो क्या होगा, -v है 10 और u भी माइनस का है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 2 10, तो m की वैल्यू आ गई 2। क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा, और 2 आई है तो इसका मतलब वस्तु के आकार से दुगना बनेगा।